सो बालक्स, अभी तक हम लोगों ने मतलब ये डिस्कस कर लिया था कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अपने पास ये जो नेचर है पर्टिकुलर काइंड का, मतलब एटम्स का ऑक्टेट रोल को कंप्लीट करने का ये जो नेचर है वो अल्टीमेटली क्या चीज़ में रिजल्ट करता है, सम काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई बॉन्ड्स आर नेसेसरी, मीन्स व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्ड, व्हाई बॉन्ड्स आर नेसेसरी। और ये हम थोड़ा बहुत कल समझे थे, क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या करता है कि क्योंकि अपने पास ऐसा होता है कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो पाती है, ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स कुछ होते नहीं हैं, बॉन्ड्स अपने पास कुछ नहीं है। देखो जैसे अगर मान लो एक कपल है, ठीक है, पहले शादी नहीं हो जाती है, पहले एक सिंगल बंदे रहते हैं, ठीक है, उसके बाद शादी हो जाती है। तो शादी के बाद क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो शादी वॉज वॉट, देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर म्यूचुअल मीन्स शादी एक रिक्वायरमेंट है पर्सन की, ठीक है। तो उसी तरह से ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऐसा समझो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है। याद रखना, बॉन्ड इज अ फेनोमेना। ठीक है, अगर तुम कोई पूछता है कि बॉन्ड की ऐसा यूनिट डिफाइन करो या फिर बॉन्ड का कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करो, यू कांट डिफाइन। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ फेनोमेनन where two or more atoms or molecules combine with each other, ठीक है, combine with each other। वन ऑफ द उनमें से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? मतलब उनमें से दो बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वो एक आयनिक बॉन्ड और एक दूसरा है क्या तुम्हारे पास, कोवलेंट। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? तो हम उस दिन समझे थे कि ये जो बॉन्ड होते हैं टू टाइप्स होते हैं, वन क्रिएटेड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है मेरी? बताना, सब बताओ। रेस विवेक जा रही है कि नहीं जा रही है? मनीष, आयुष, ओके। तो एक बॉन्ड कैसे बना होता है? तो एक बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इट इज मीन्स ये गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे और किस तरह से मतलब बने हैं, इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो उस पूरी सीरीज ऑफ डिस्कवरीज को हम समझते हैं, ठीक है। नाउ मतलब एक तरह से समझ लो कि जैसे अपने पास तुम्हारा कोई एक फेवरेट टी शर्ट होगा, तुम्हारा कोई एक फेवरेट शर्ट होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे तुम एक दुकान से खरीदने गए और तुम्हें अच्छा लग गया टी शर्ट, वो तुम रख लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स के पास कोई एक टी शर्ट वगैरह होता है और वो तुम्हें अच्छा लग जाता है, फ्रेंड ने शेयर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ बॉन्ड। तुम दुकान से जाते हो, परचेज कर लेते हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग होगा, उस दुकान के साथ एक बॉन्डिंग होगी कि हाँ ये अच्छा कपड़ा दिखता है। और दूसरी बात है एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्रेंड है जिसके पास मतलब एक अच्छा सा शर्ट है जिसको तुम शेयर मिल रहे हो, तो उसके तुम पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ तुम्हारे पास रहती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ शेयरिंग ऑफ सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स इन दोनों पॉसिबिलिटी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो इधर इस पॉसिबिलिटी द चांसेस ऑफ बॉन्ड्स एक टॉपिक में लिखा हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात बताओ, एक एटम जो होता है, एक एटम पहले मतलब कोई एक एटम कंसिडर करो, ठीक है। अब वो एटम स्टेबल है, एटम कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटम कैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा ये ज़रूरी है। मतलब ये तुम्हें जानना ज़रूरी है कि कब कोई चीज़ दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने वाली है, ऐसा क्या चीज़ होता है कि नहीं? बताओ, तुम्हें मालूम है? तुमने आज तक केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया होगा स्कूल में, टीचर से ये पूछा कि सर ये केमिकल रिएक्शन हो क्यों है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या अपने आप केमिकल रिएक्शन हो सकता है नेचर में? क्या कुछ अपने आप हो सकता है? हाँ, एक मिनट डिस्ट्रिक्ट वाला
हेलो, आवाज़ जा रही है बालक? मॉडल ओके. सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ बॉन्ड्स? मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कब बढ़ जाती है? देखो, व्हेन टू एटम्स आर vibrating with same frequency, vibrating with same frequency. पॉइंट क्या है? जब दोनों एटम सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे तो चांसेस ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है. दूसरी बात क्या हो कि व्हेन one atom have higher energy and another atom or molecule जो भी बोलो is having lower energy, lower energy. ठीक है. And if one atom have the enough velocity या enough energy बोलो to enter another atom देखो, ये बॉन्ड अपने आप ऐसे फॉर्म नहीं हो जाएंगे. बॉन्ड बनने के लिए अलग अलग सिचुएशंस की ज़रूरत पड़ती है. एंड वन ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन इज वाइब्रेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी. अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे कोई चीज़ें तो वहाँ पे टू एटम्स क्या कर जाएंगे बेटा? कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है. दूसरी बात क्या है कि जब किसी एक के पास हायर एनर्जी हो तो दूसरे के पास लोअर एनर्जी हो तो ये 98% प्रोबेबल केसेस होते हैं. क्या कि जब किसी एक के पास हायर एनर्जी हो दूसरे के पास लोअर एनर्जी हो तो वो दोनों 98% ऑफ द टाइम्स क्या होने वाले हैं? कंबाइन. ठीक है. और ये सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा रेयरेस्ट है और इसलिए ये हायर टेम्परेचर्स पे देखा जाता है. ये जो पर्टिकुलर केस है ये कब देखा जाता है बेटा? हायर टेम्परेचर्स, जैसे सन का टेम्परेचर. ठीक है. तो उस समय क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम के विसिनिटी के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो दोनों एटम्स आपस में मर्ज होते हैं इनके वजह से क्या होता है कि वो ऐसा न्यू मॉलिक्यूल या कुछ भी बोलो तैयार करते हैं. समझ में आया कि नहीं? मतलब एक बॉन्ड का क्रिएशन करते हैं. समझ में आया बालक्स की नहीं समझ में आया? बताओ, है ना? क्लियर है ना? बताओ बालक्स, क्लियर है? मनीष, मीत, क्लियर है ना? विवेक यहीं पे है. विवेक ओके. चलो सो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देखो कैसे बोला जाता है. व्हेन गैसेस और you can say gases or when atoms are individually placed such that they remain stable, then they are called as gases. बालक्स, अब तुम सोचते हो क्यों गैस में मतलब एटम्स, अब ऐसा होता अगर मान लो हरदम एटम कंबाइन ही होता तो गैस मॉलिक्यूल्स कभी तैयार ही नहीं हो पाते हैं कि नहीं? बताओ, एटम मॉलिक्यूल्स वही गैस में रहते हैं, वो मतलब वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो
उन्हें भी कंबाइन हो जाना चाहिए था, कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन कुछ क्रिएट कर लेना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं। तो पॉइंट क्या है, इन बॉन्ड्स को क्रिएट करने के लिए तीन मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब? तो दूसरी अपन की डिस्कस की कि अपने पास एक के पास हायर एनर्जी होना चाहिए, दूसरे के पास लोअर एनर्जी, और थर्ड वन एक एटम दूसरे एटम के अंदर मर्ज हो जाए, मतलब एक वो हायर टेम्परेचर पे। सो अगर मान लो एटमॉस्फेयर में, सुनो बालक समझो, अगर मान लो एटमॉस्फेयर में, इफ एटमॉस्फेयर is kept on constant temperature, kept on constant temperature and constant volume, then atoms or molecules are going to remain at gas, are going to be remain to be as gas। ठीक है, तो बेटा क्या है, अगर मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है तुम्हारे पास, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की ऐसे चार प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स एकदम से गैस रहेंगे, वो बॉन्ड ही नहीं क्रिएट करेंगे बेटा। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे और टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, ठीक है ना, मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, देन तुम्हारे पास जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रहेंगे, गैसियस फॉर्म में ही रहेंगे, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चार लॉज हैं जो तुम आगे चल के सीखोगे। बॉयल्स लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बट एट द एंड लास्ट में सबसे वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं एक दिन डिस्कस करूंगा तुम लोगों से अच्छे से, सबसे लास्ट में जो बोला गया, एक प्योरली कंबाइंड इक्वेशन दी गई कि भैया अगर मान लो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर हम ऐसा कुछ कांस्टेंट बना के मेंटेन रखते हैं तो एटम्स कभी भी बॉन्ड नहीं क्रिएट करेंगे, और इसी चीज़ को बोला गया बेटा क्या, आइडियल गैस। क्या बोला गया, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, एंड इट वाज सेड दैट इफ यू डिड नॉट चेंज टेम्परेचर and pressure and volume, then atoms or molecules remains neutralized, means neutralized। ठीक है, and it was given by equation PV equal to NR। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है बेटा कि अगर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज कांस्टेंट है तो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया ना। देखो तुम खुद सोचो, देखो इधर क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी, कभी चेंज ही नहीं होगी। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई बॉन्ड क्रिएशन नहीं हो रहा है। जैसे ही बॉन्ड क्रिएट होता है, एक बात हरदम याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स जरूर चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बालक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ एकदम मेरे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ हाँ, सबको क्लियर है, क्लियर है ना। एंड दिस R is called as not individual constant, it's called as universal gas constant। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सो दैट वाज व्हाट केमिस्ट्री वाज। मतलब ऐसे आप कैसे भी बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो, किसी को भी उठा के लाए और बॉन्ड बना दिया, ना ना ना, ये चीज़ प्रोसीजर फॉलो
नहीं होगा। प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? तो भाई साहब अगर बॉन्ड बनाना है तो वहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल्स को एक पहले पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। मेनली 98% ऑफ द टाइम्स ये फॉलो होता है कि एक के पास हायर एनर्जी होता है और एक के पास लोअर एनर्जी। अब देखो हायर एनर्जी है लोअर एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? एक के पास प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे के पास प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे 98% चांसेस होगा कि वहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। आइडियल गैस लॉ वहाँ पे फॉलो समझ में आया? तो जहाँ पे भी आइडियल गैस लॉ वायलेट होता है वहाँ पे क्या बनता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा? कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, तो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन हम समझने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज देखो ये ऐसे नहीं बन गया था। आयनिक बॉन्ड के बारे में ऐसे डिस्कशन नहीं हुआ था। आयनिक बॉन्ड देखो स्टार्ट कहाँ से होता है? सो फर्स्ट बिफोर जे थॉमसन, बिफोर जे थॉमसन, ठीक है। पहले हम चलते हैं कहाँ पे भाई साहब? जे थॉमसन के बिफोर, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बिफोर, बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं करते हैं, उसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसके पहले हम सोचना चाहते हैं। देखो कैसे, मतलब हमारे पास कुछ तो आइडिया रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिस्कवर हो गया, ये प्रोटॉन कहाँ से डिस्कवर हो गया, ये मतलब लोगों ने कैसे सोच लिया है ना, बताओ, है ना। ये बात जायज़ है कि नहीं? तो मालूम तो रहना चाहिए कि कैसे आए ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट वाज जस्ट सिमुलेटेड बाय डॉक्टर जे थॉमसन। बहुत लोग इसके ऊपर काम किए बेटा। एंड देखो मैं तुमको एक दिखा रहा हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये देखो, ये जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला था, ये तो प्रोटॉन का है बेटा। ये तो ये चीज़ या देखो किसी PDF नहीं है, इधर देखो, दिख रहा है ना बालक? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ग्रुप पूरा मैं खोला हूँ, ये वाला दिख रहा है? हेलो हेलो गाइस, अभिनव, आस्था, आयुष, कहाँ हो? मनीष, मीत, विवेक, किसी की आवाज़ नहीं। अरे बालक इधर आओ, इधर देखो, इधर तुम लोगों को इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, इधर देखो। क्या है कि द एविडेंस ऑफ न्यू एंटिटी जे थॉमसन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो ये बहुत ही बड़ी, मतलब क्या मैं बोलूँ, देखो ये जे थॉमसन की वन ऑफ द ग्रीन पेन रेड देखो भाई साहब, ये जे थॉमसन की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी थी और इसी को उन्होंने डिस्कस किया था, द एविडेंस ऑफ न्यू एंटिटी जे थॉमसन एंड द इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बोलते हैं, जे थॉमसन की डिस्कवरी मतलब एविडेंस ऑफ न्यू एंटिटी। क्या बोल रहे हैं कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, उसकी एविडेंस, ये जो पूरी अपेंडिक्स 7 है, एक पेपर है जो जे थॉमसन ने मिलकर सबमिट की थी और जिसके बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मत सोचो कि जे थॉमसन जन्म लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ला के रख दिए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसे हुआ था ये डिस्कवरी, कैसे हुआ था? तो लिखा जा रहा है द एग्जिस्टेंस, इन डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयन हैकिंग, इट्स नॉट आयन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग मत समझ लेना, इट्स आयन हैकिंग है, ठीक है। Has read and so far as I'm concerned, if you can spray them, they are real। क्या लिख रहा है कि जैसे ही आप इन चीज़ों को स्प्रे करते हो, मतलब समझो, देखो पॉइंट क्या है
कि जे थॉमसन तो अचानक से डिस्कवर नहीं ना किए होंगे। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें कोई चीज़ नई डिस्कवरी करनी है बता, तो तुम्हें उसके बारे में जानना होगा, उसे समझना होगा, एक लंबी प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिस्कवरी बहुत पहले से चलते आ रही है, मतलब लाइक 1800 के आसपास से, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने क्या दे दिया था, लाइट के बारे में बता दिया था, ठीक है। और तुमको एक बात बता रहा हूँ, लाइट आ गई, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने लाइट के बारे में बता दिया। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब भी बना दिया। बल्ब बनाते टाइम भी उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में लास्ट में मालूम चला है, सबसे लास्ट में बेटा, सबसे ज़्यादा कठिन काम था इसके बारे में पता है। तो देखो इसके बारे में मतलब ये मतलब नई पेपर थी 1983 वाली, ये हैकिंग की पेपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉन की जो प्योर डिस्कवरी जो मानी गई ना, मतलब एकदम तरह से कन्फर्म डिस्कवरी, वो कब मानी गई बेटा, 1983 में मानी गई थी, 1983 एकदम लेटेस्ट में मानी गई, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहे हैं, इसके बारे में बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। रुक जाओ एक जस्ट को अच्छे से बताता हूँ हुआ क्या था। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से एक्चुअली में स्टार्ट होता है मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल। बालक दिखाई दे रहा है, ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो ना, रेड मार्क, हेलो, देखो क्या, ये सब सो नहीं रहे हो ना, देखो यह क्या लिखा जा रहा है, देखो क्या लिख रहा है कि इन दिस सेक्शन आई विल डिस्कस द ग्राउंड फॉर बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एग्जामिनिंग जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रेज। His 1897 experiment on cathode rays is generally regarded as the discovery of electron। सोचो कितना साल पहले, मतलब आज से करीब 120 मतलब 150 ईयर्स पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कब, 1897 के आसपास, 150 नहीं 130 ईयर्स पहले। तो देखो क्या लिखते हैं कि द एक्सपेरिमेंट डिस्कस इन द पेपर वर्क अंडरटेकन इन ऑफ some information as to nature about the cathode ray। जैसे थॉमसन ने एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में नहीं किया था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानना चाहते थे, उनको मालूम ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो कैथोड रेस के ऊपर काम कर रहे थे। क्या चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे बेटा, कैथोड रेस। कोई बताएगा मेरे को कैथोड रेस किसको बोलते हैं, कोई बताएगा कैथोड रेस किसको बोला जाता है, एनीवन? विवेक, मनीष, तुम लोग से तो एक्सपेक्टेशन है, अभिनव, आयुष, तुम बताओ, मीत, एनी आइडिया, आस्था, अभिनव? क्यों? लेकिन कैथोड रे होता क्या है, तुमने एटम का स्ट्रक्चर का पूरा वो पढ़ा होगा क्लास 9th में, पूरा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड यही सारा चीज़ समझना है, यही सारा चीज़ है। देखो यहाँ पे कैथोड रेज लिखा हुआ है, मतलब रेज लगाया गया, एक रेज नाम दिया गया, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा एकदम से। तो देखो बताएगा, बोल रहा है कि जे थॉमसन ने एक्चुअली ये डिस्कवर नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उनकी जो फर्स्ट पेपर आई थी वो क्या चीज़ के ऊपर आई थी, तुम्हें यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो फर्स्ट पेपर निकाला था, वो फर्स्ट पेपर क्या चीज़ के ऊपर निकाला था, तो बेटा वो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सर रॉन्ग है। पता है जे थॉमसन को उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था इस फैक्टर को बोलने के लिए, जो शुरुआत वाली जो फर्स्ट पेपर आई थी कि भैया आप बेंजामिन फ्रैंकलिन सर को रॉन्ग बोल रहे हो, मतलब थॉमस अल्वा एडिसन रॉन्ग हो गए। तो वो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है?
तो ये रॉन्ग है कि वो लोग सब कोई मानते थे कि पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब कोई ना कोई जिसके पास हायर एनर्जी होता है वही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक्चुअली में जैसे थॉमसन ने ये मार्क कर लिया था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर चार्ज्ड विथ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कि जो चार्जेस होते हैं मतलब कि ऐसा कोई ना कोई एक पार्टिकल है, मतलब वहाँ पर उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो बस ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल के पास नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है और वही क्या कर रहा है बेटा, वही तुम्हारा इस मतलब क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर चार्ज विथ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉज नॉट लाइक कि देयर वॉज समथिंग बिग, इट वॉज लाइक एक पार्टिकल है जिस जो चार्ज है क्या चीज़ से, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आया था तुम्हारा फर्स्ट टाइम क्या चीज़ का भाई, तो नेगेटिव पोटेंशियल या फिर नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस बोलते हो ना, बार बार बोलते हो कि नेगेटिव चार्ज सर ये है, पॉजिटिव चार्ज सर ये है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होगी मतलब हायर एनर्जी, नेगेटिव चार्ज के पास लोअर एनर्जी होगी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। So Thomson's first order of business was to show that the cathode rays carried negative charge. This had primarily been shown previously by Perrine. Perrine एक साइंटिस्ट थे बेटा। तो देखो क्या थॉमसन्स का जो फर्स्ट मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि कैथोड रेज के बारे में बताना कि कैथोड रेज क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, बस इतना बताना था। और इस चीज़ के बारे में पहले पेरिन बता चुके थे। पेरिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो कोई एक बात बताऊँ, वर्ल्ड में दो ही सबसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुए हैं। कौन कौन से, रदरफोर्ड सर और पेरिन सर। पेरिन सर एंड रदरफोर्ड वर दोज टू ब्रिलियंट माइंड। जैसे तुम आज सुनते हो ना कि रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स, तो इन सारी चीज़ों की जो दिमाग थी सबसे फर्स्ट पेरिन और रदरफोर्ड के पास ही आती थी। पता है तुमको, ये जो चार्ज डिवाइसेस के बारे में बताना, चार्ज कैसे एक्युमुलेट होगा और कैसे काम करेगा, कैपेसिटर वगैरह, बैटरी वगैरह कैसे काम करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में रदरफोर्ड सर ने बताई है। पेरिन सर ने जितने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम सुने तो होंगे, टेलीस्कोप के बारे में सुने तो होंगे, इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी में हेल्प किसने की थी, पेरिन सर ने। समझ में आ रहा है? दे वर टू मच गुड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हु आर एक्चुअली डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो देखो, मैं तुम्हें पूरी तरह से बता तो नहीं पाऊँगा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट ये पेपर काफ़ी अच्छी है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ है मैं वो अब बता रहा हूँ। इधर अब देखो, बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, डाल्टन सर से स्टार्ट करते हैं। डाल्टन सर ने क्या प्रेडिक्ट किया था, कोई बताएगा मेरे को बालक? डाल्टन सर ने क्या प्रेडिक्ट किया था? अरे जिंदा हो सर, जब भाग गए। मनीष, मीत, विवेक, क्रिस, आयुष, एटॉमिक थ्योरी, बस एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन सर, तुमको बताऊं भाई साहब, न्यूटन को गलत करने वाले सबसे फर्स्ट पर्सन थे और बहुत बड़ा बवाला खड़ा हुआ था। देखो, ये जाने माने साइंटिस्ट हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली तुम्हारी एटम्स कॉन्सेप्ट। एटम्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम कौन दिया था? डाल्टन सर ने दिया था बाई इग्नोरिंग न्यूटन्स थ्योरी। ठीक है, एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड, टू मच क्रिटिसाइज्ड। कैसे ऐसे आपने सोच लिया, बट आगे बढ़ते गया, आगे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और डाल्टन सर की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। तुम्हें लगता है कि बुक में लिख देता है ना क्लास 10 का, इस चांद में देखना लिखा गया है कि डाल्टन वाज रॉन्ग, बट पता है एमएससी में जब फिजिक्स में मैं पढ़ता हूँ ना, तो वहाँ पे डाल्टन्स थ्योरी करके एक पूरी की पूरी बुक बनी पड़ी है, जो बुक पढ़नी पड़ती है, वरना डाल्टन्स की थ्योरी समझ में नहीं आएगी। कैसे डिस्कवरी हुआ है तुम्हारे पास, ये चीज़ें मुझे मालूम चली गई। देखो, डाल्टन सर क्या दिए, एटम्स का कॉन्सेप्ट थी, उसके बाद जस्ट आए थे तुम्हारे, ये करीब 1700 के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, तो डाल्टन्स की थ्योरी के बाद जो तुम्हारे पियरे साइंटिस्ट हैं, पियरे, जेम्स,
कार्टराइट। ठीक, ये दोनों मिलके क्या प्रूव किए कि ओके एटम्स, ठीक है एटम्स तक तो ठीक है, लेकिन एटम्स आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ डिविजिबल। क्या? डिविजिबल। और ये काफ़ी ज़्यादा फिर से बवाला खड़ा हुआ था, और इसीलिए इन दोनों को पता है तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। साइंटिस्ट कहीं भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक उठाओगे इनका नाम नहीं सुनोगे, लेकिन ये सबसे बड़े मेन खिलाड़ी थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि एटम हैज़ समथिंग लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बता दिया था उस समय, उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं थे, बस इतना बताया था कि एटम के पास कुछ ना कुछ तो होता है कि कभी ना कभी उसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक, और इसको कंफर्म कौन किया? जे थॉमसन सर ने, बाय डिस्कवरिंग जे थॉमसन सर का कंक्लूजन सुनो, देखो क्या बोलते हैं। तो देखो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट था पियरे एंड जेम्स कार्टराइट का, इससे क्या मिलता है तुम्हारे पास? कैथोड रेज के बारे में मालूम चलता है। किसके बारे में मालूम चलता है? कैथोड रे की डिस्कवरी। तो देखो पहले गोइंग टू जे थॉमसन आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट कैथोड रेज। देखो क्या बोलते हैं, कैथोड रेज किसको बोला जाता है? तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, ये उनके पास जो अपना होता है भाई, क्या इसको बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इसका नाम क्या होता है? क्या होता है बालक्स? इसका नाम क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब? एक बात होता है, डिस्चार्ज और वैक्यूम ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब नाम क्यों पड़ा इसका? कोई बता पाएगा? मनीष, विवेक, अभिनव, करुण्या, क्रिस, आयुष, मीत। बालक्स, हेलो, अरे भाई साहब कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। विवेक, क्रिस, यहीं पे हो? मीत, आयुष, आस्था, मनीष, अभिनव, तो बताओ डिस्चार्ज ट्यूब किसको बोला जाता है? देखो कैथोड रे की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई थी बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब से आई थी। देखो डिस्चार्ज ट्यूब किसको बोलते हैं? इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब क्यों पड़ा? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? तो देखो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है, तो हर चीज़ बताऊंगा मैं तब तुम्हें समझ आगे बनाना। डिस्चार्ज किसको बोला जाता है? कि व्हेन एनर्जी सडनली comes in form of flashes, then it is called as डिस्चार्ज। क्या है? गन को फायर होते हुए देखे हो कभी? गन को फायर होते हुए एकेएम वगैरह कुछ भी पबजी भी देखे हो? ए बालक बताओ तो, देखे हो कि नहीं देखे हो? विवेक, पबजी गेम खेले हो ना? मनीष तो हर रोज खेलता होगा। मनीष गेम खेलते हो? अच्छा वो फ्री फायर वाला है। क्रिस, ओए क्रिस, नहीं खेलते हो? मेरे लैपटॉप में कोई गेम तो अपने पास अपन भाई बहुत बड़े गेम प्लेयर है कि अपन रियली में काफ़ी अच्छे गेम खेलते हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट है। यही बात है, खासियत है मेरी। तो अपन फार क्राई खेल चुके हैं, बैटलफील्ड 4 खेल चुके हैं, बैटलफील्ड 5 खेल चुके हैं, ब्लैक ऑप्स खेल चुका हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 3, सब सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ठीक है, पबजी में भी कंट्रोलर लेवल पे पहुँच चुका था एक बार। सो आई एम अ प्रो गाइस, आई एम अ प्रो। ठीक है, सो पॉइंट क्या है कि भाई साहब कि अपने पास जैसे गेम खेलते हो तो गेम में क्या देखते हो? जैसे ही
बुलेट, मतलब एक गन अगर फायर होता है, हाँ ये गन है तुम्हारे पास, ये गन है, ठीक है, हाँ नहीं, मान लो ये तुम्हारे पास अभिनव कट्टा रखा है, ठीक है, अभिनव मान लो कट्टा रखा है ना अभिनव, चलो अभिनव कट्टा रखा है और आ गया एक दिन सर, अनुराग सर के पास आ गया, सर आपसे हमारी दुश्मनी हो चुकी है, अब हम आपको गोली मारेंगे। अभिनव गोली फायर करता है, क्या फायर करता है, गोली फायर करता है। तो जब गोली फायर होगी बालक, तो पॉइंट क्या, एक पॉइंट नोटिस करोगे कि जैसे ही गोली फायर होती है यहाँ पे सम काइंड ऑफ फ्लैशेस निकलता है कि नहीं निकलता है, साइलेंसर के नज़दीक पे बताना, निकलता है ना, मजल के पॉइंट पे है ना, निकलता है ना बालक, हाँ। तो वो फ्लैशेस क्या होते हैं, वो फ्लैशेस एक्चुअली में क्या होते हैं भैया, ये जो गोली है, गोली के पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि वो क्या कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी रेडिएट कर दे रहा है। क्या रेडिएट कर रहा है, एनर्जी अपने सिस्टम से बाहर निकाल दे रहा है। तो जब भी तुम्हारे पास एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लैश के फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड एज डिस्चार्ज। क्या बोल रहे हो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्चार्ज, ठीक है। आपको कॉल दे रहे हैं, गाइस एक मिनट रुकना, ओके। और रेडी भी कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। मैं PDF उसका तो एक और बनाया, मैंने ऑनलाइन वाला भी बनाया था, उसमें एक वाटर मार्क आ रहा है, मैं वो थोड़ा सा रिमूव कर दूँ। हाँ सर, वो मेरे बहुत सेंटर जा रही है। तो देखो डिस्चार्ज किसको बोलते हैं, तो डिस्चार्ज जब तुम्हारे पास एनर्जी क्या हो सिस्टम के बाहर किसी वेलोसिटी के साथ बाहर है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है ना। डिस्चार्ज किसी और चीज़ का नाम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था, मैडम मेरी क्वेरी ने सबसे फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया था, मैडम मेरी क्वेरी सबसे इन सारी चीज़ों के लिए मानी जाती है, क्या ऑब्जर्व करती हैं, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक। तो क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, कोई चीज़ बाहर निकल रही है। उनको ये एक्सपेरिमेंट भाई वीडियो में लिंक शेयर कर सकता हूँ, स्लो मोशन मैंने कहा वो एक वीडियो देखा था, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब का।
इसको देखना, तुम्हें मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना बालक। तो देखो क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में डिस्चार्ज किसको बोला जाता है, वो बोलते क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, जब यहाँ से कोई एक पार्टिकल बाहर निकलता है, ठीक, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा बाहर निकल रहा था और वो क्या कर रहा था एक्चुअली, जैसे ये पूरा का पूरा गैस रहता था, इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो इसके अंदर वैक्यूम नहीं रखते हैं, इसके अंदर हम क्या रखते हैं बेटा, गैस पार्टिकल्स रखते हैं। क्या रखते हैं, गैस पार्टिकल्स। और उन गैस पार्टिकल में कौन कौन से होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। कौन से गैस होते हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस इसके अंदर हम भर दिए थे, मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर समय नोबल गैसेस भरा गया था। और उस समय क्या नोटिस किया गया कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ निकल रहा है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, तुम खुद सोचो, नोबल गैसेस क्या होते हैं, एटम्स के बने हुए रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या भरे पड़े हैं, एटम्स भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं, एटम्स, है ना बालक, क्या भरे पड़े हैं, एटम्स ना। और ये प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में वायर नहीं है, इन प्लेट्स के बीच में कोई वायर नहीं लगाया गया है। देन क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ ट्रैवल करेगी, लेट सपोज इस प्लेट से प्लेट बी टू प्लेट ए कोई चीज़ ट्रैवल करेगी, वो क्या करेगी, इन एटम्स के साथ टकराएगी, है कि नहीं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब एक सिंगल कोई चीज़ यहाँ से निकल रहा था और जब वो मूव कर रहा था ना, और पता है क्या कर रहा था वो, वहाँ पे ये चीज़ नोटिस किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कि ऐसे ऐसे लाइट रे धीरे 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 इसके चारों तरफ लाइट रे क्या हो रही है, फैलते हुए इस तरह से जा रही है। और इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब पड़ा। क्यों, क्योंकि ये क्या शो कर रहा था, एक तुम्हें एक ट्राजेक्टरी शो कर रहा था कि कोई ना कोई चीज़ बी टू ए मूव कर रहा है। अब ये जानना जरूरी हो गया कि ये बी टू ए क्या मूव कर रहा है, एक एटम ही मूव कर रहा है या फिर कुछ और मूव कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट डिस्कवरी क्या चीज़ थी, सबसे फर्स्ट डिस्कवरी इस चीज़ की थी कि बी टू ए समथिंग इज मूविंग एंड दैट इज रिलीजिंग एनर्जी इन द एटमोसफेयर, एंड दैट एनर्जी एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। और कोई चीज़ अगर मूव करती है और एनर्जी रिलीज करती है, कोई चीज़ बहुत फास्ट हो, एनर्जी रिलीज करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है बेटा, कैथोड रेज पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, कैथोड रेज नाम पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से मूव करता है, निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर मूव करता है। और कैथोड रेज हरदम क्या करते हैं, उनके अंदर कंसिडर हुआ कि भाई साहब देखो क्या बोला जाता है, देखो मैं पूरी एवोल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्या दिखा जा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, नोटिसेस। देखो क्या नोटिस किया गया कि समथिंग विथ स्पीड ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। दूसरा बात क्या था, इट हैज़ मास, इट हैज़, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा नोटिस करने वाला पॉइंट क्या था भाई साहब कि इट वाज हैविंग मास। अब इट वाज हैविंग मास कहने का मतलब ये है कि ये मास कैसे आ गया उसके पास, तो मास इस तरह से आया ये मास कैसे आ गया बालक, मास इस तरह से आया जब ये पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है तो वो कोलाइड कर रहा है। और एक सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी चीज़ के पास मास नहीं रहेगा तो कोलिजन होगा क्या, तुम खुद बताओ कोलिजन होगा क्या अगर किसी चीज़ के पास मास नहीं रहता है तो, विवेक, क्रेस, आस्था, कभी नहीं होगा ना। तो जब किसी चीज़ के पास मास रहेगा वो कोलाइड करेगा और उसके वजह से क्या निकलेगा, फ्लैशेस निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही ये फर्स्ट डिस्कवरी हुई। क्या डिस्कवरी हुई, इट वाज हैविंग मास एंड दैट इज वाई आफ्टर colliding with gases it was releasing discharge, it was releasing discharge, ठीक है। और इसलिए इसका नाम डिस्चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवरी किसकी हुई थी, कैथोड रेज की हुई थी। पहले एनोड रेज नहीं डिस्कवर हुआ था, पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था, कैथोड रेज। नाउ इट वाज हैविंग, देखो कैथोड रेज में सबसे बड़ी बात क्या है कि दो पॉइंट्स थी। क्या पॉइंट थी कि वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट मूव करते थे, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। दूसरी पॉइंट क्या थी कि इट वाज हैविंग समथिंग विच हैज़ मास एंड इट वाज
डिस्चार्ज एंड इट वाज डिस्चार्जिंग, मतलब उसके पास एनर्जी रहती थी और मास भी रहती थी, ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आता है बेटा, क्या है कि दिस फ्रॉम दिस टू कंक्लूजन्स ये निकाला गया कि कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, विच मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई बालक, क्लियर हुई? आस्था, विवेक, मीर, आयुष, है ना? तो भाई साहब ये पूरी डिस्कवरी थी तुम्हारी कैथोड रेज।